भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया है। 5 मई 2025 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी ने इस पर मीटिंग बुलाई। खबर है कि पाकिस्तान की यहां खूब फजीहत हुई है। उससे लश्कर तैयबा से कनेक्शन, परमाणु हमले की धमकी और हालिया मिसाइल टेस्ट पर कड़े सवाल पूछे गए। वहीं पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि यूएनएससी की इस मीटिंग में उसके सभी उद्देश्य पूरे हो गए। तो आज के शो में हम यूएनएससी की मीटिंग की चर्चा करने वाले हैं और कुछ और अपडेट्स आपको देने जा रहे हैं कि इस मीटिंग में पाकिस्तान से क्या सवाल पूछे गए, दोनों देशों ने यूएनएससी में क्या क्या कहा, हमने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, और क्या ये मीटिंग दोनों देशों के बीच तनाव को कम कर पाने में कारगर भी हो सकती है। भारत पाकिस्तान विवाद के बाद हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के देश रवांडा की, जो अमेरिका में रह रहे अवैध शरणार्थियों को अपने यहाँ बसाने की तैयारी कर रहा है। जानेंगे इस सिलसिले में दोनों देशों के बीच क्या बात चल रही है, यूएस और रवांडा के बीच। अमेरिका इन शरणार्थियों को रवांडा ही क्यों भेजना चाहता है और इसमें रवांडा का फायदा क्या होगा। नमस्कार स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। राजदूत में सबसे पहले बात भारत पाकिस्तान विवाद की। छोटा सा आपको रिकैप भी देते हैं ताकि संदर्भ बना रहे। 22 अप्रैल 2025 के रोज कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी। इस हमले में 17 लोग घायल भी हुए। हमले की जिम्मेदारी ली द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने। यह संगठन लश्कर तैयबा की ही एक इकाई है। इसकी स्थापना 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के कुछ महीनों बाद हुई थी। स्थापना क्या, रिब्रांडिंग समझ लीजिए। जब बेगुनाहों को धर्म पूछकर परिवार के सामने मौत के घाट उतारने को लेकर फजीहत होने लगी टीआरएफ की, तो उसने अपना नाम वापस खींच लिया और कहा कि उनका अकाउंट हैक कर लिया था किसी ने। बहरहाल जिस समय पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उस समय प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। बीच में ही दौरा उन्होंने कैंसिल किया और हिंदुस्तान वो लौट आए। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस की बैठक बुलाई। उसके बाद कई चरण हो चुके हैं बैठक के। इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद को संरक्षण देता ही रहेगा तब तक संधि का कोई मतलब नहीं। इस संधि के खत्म होने पर पाकिस्तान की तरफ से कड़े रिएक्शन आए। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत से जंग की धमकी दे दी। कहा कि नदी का पानी रुक गया तो हम वहां के लोगों का खून बहा देंगे। पर भारत ने ऐसी धमकियों पर खास ध्यान नहीं दिया और वो अपनी तरफ से पाकिस्तान पर बंदिशें लगाता रहा। 23 अप्रैल को ही भारत ने वाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। पाकिस्तान के कई डिप्लोमैट्स को भारत से वापस जाने को कहा गया। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए गए और उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया। इन सभी फैसलों का असर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी दिखा। 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी शुरू कर दी। भारत भी इसका जवाब दे रहा है। 24 को ही भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर में तलाशी अभियान भी तेज कर दिया। फिर पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। उसने भी कई भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया। 25 अप्रैल को भारतीय सेना ने उधमपुर में लश्कर तैयबा के सीनियर कमांडर अल्ताफ लाली को मार गिराया। पुलवामा और कुलगाम में संदिग्ध आतंकवादियों के घर भी ध्वस्त किए गए। 28 अप्रैल को पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चीन, सऊदी अरब और ब्रिटेन के समकक्षों से संपर्क किया। भारत के खिलाफ समर्थन मांगने की कोशिश की। 30 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान से आने वाले जहाज़ों को अपने बंदरगाह में रुकने पर रोक लगा दी। 3 मई को भारत ने पाकिस्तान के सभी डाक और पार्सल सेवाओं को भी निलंबित कर दिया, यानी अब यहाँ से पार्सल वहाँ और वहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। 3 मई तक दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि युद्ध की तैयारियां से शुरू हो गई। इस दिन पाकिस्तान ने अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया। दावा किया कि इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर तक थी। भारत ने इस टेस्ट को उकसावे की कार्रवाई बताया, लेकिन पाकिस्तान रुका नहीं। 5 मई को उसने फिर से एक मिसाइल टेस्ट किया। इस बार फतेह का टेस्ट था। इसकी रेंज 120 किलोमीटर की बताई गई। सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान का अब्दाली से क्या कनेक्शन है, आखिर वो ऐसे नाम रखते क्यों हैं। अब्दाली पाकिस्तान से तो था नहीं। 6 मई को यूएनएससी की बैठक हुई। सनद रहे कि पाकिस्तान ने ही ये बैठक बुलाने की पहल की थी। ये मीटिंग चली करीब 1.5 घंटे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, नहीं ही निकलना था। यूएनएससी ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया और न ही किसी तरह का रेजोल्यूशन पारित किया गया, बल्कि मीटिंग के लिए उतावले हो रहे पाकिस्तान से ही तीखे सवाल पूछ लिए गए। क्या क्या पूछा गया, आप देखिए। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के सूत्रों ने बताया कि यूएनएससी के मेंबर्स ने पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग नैरेटिव पर सवाल उठाए। पाकिस्तान ने शुरुआत से नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि भारत ने खुद ही 22 अप्रैल का हमला करवा लिया
और पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है। यूएनएससी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि क्या आतंकी संगठन लश्कर तैयबा इस हमले से जुड़ा हुआ है। लश्कर के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, उनका बेस कैंप पाकिस्तान में है और वहीं से तो वो ऑपरेट भी करते हैं। एनआई के सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि यूएनएससी में पाकिस्तान से मिसाइल परीक्षण पर भी सवाल पूछे गए। कहा गया कि पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण और परमाणु हमले की धमकी की बयानबाजी के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूएनएससी बैठक में हमले की निंदा की गई और कहा गया कि इसकी जवाबदेही तय करने की जरूरत है। कुछ सदस्यों ने धार्मिक आस्था के आधार पर पर्यटकों को निशाना बनाए जाने का भी मुद्दा उठाया। ये दावे समाचार एजेंसी एएनआई ने अपने सूत्रों के हवाले से किए हैं, लेकिन इस मीटिंग पर पाकिस्तान कुछ और ही कह रहा है। वो भी हम आपको बता ही देते हैं जब हमने इधर का बताया तो। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद ने कहा कि इस मीटिंग से जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ। यूएनएससी के कई मेंबर्स ने इस बात पर सहमति जताई कि कश्मीर समस्या को वहां के लोगों की मर्जी के मुताबिक हल किया जाए। ऐसी सहमति जताने वाले मेंबर्स थे कौन, इसकी जानकारी इफ्तिकार अहमद दे नहीं पाए। ये तो यूएनएससी बैठक की बात। इस विवाद से जुड़े और क्या नए अपडेट्स हैं आप वो भी जान लीजिए। भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए मॉक ड्रिल्स आयोजित करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर के 259 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का हुक्म दिया है। ये ड्रिल 7 मई को होगी। इसमें आपातकालीन स्थितियों में लोगों की प्रतिक्रिया की जांच की जाएगी, यानी ये देखा जाएगा कि सायरन बजने और ब्लैकआउट जैसी स्थितियों में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। इसके अलावा कंट्रोल रूम के कामकाज की भी टेस्टिंग हो जाएगी। सरकार ने सीधे तौर पर यह बात नहीं कही है कि पाकिस्तान से युद्ध की आशंका की वजह से ये ड्रिल कराई जा रही है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इसका मकसद इसी तरह का हो सकता है कि किसी आपात स्थिति में प्रशासन और जनता मानसिक रूप से तैयार रहे। साल 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भी इस तरह की ड्रिल्स की गई थी। इस तरह की ड्रिल्स यूरोपीय देशों में काफी कॉमन है। वहाँ कई देश इस तरह के अभ्यास अपने नागरिकों के लिए करवाते रहते हैं। इन अभ्यासों में ये भी सिखाया जाता है कि न्यूक्लियर हमले की स्थिति में कैसे अंडरग्राउंड बंकर्स में जाना है और क्या करना है। फिलहाल इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और आपको लेकर चलते हैं अफ्रीका में। रवांडा जाना है हमें, जहां अमेरिका में रह रहे अवैध शरणार्थियों को बसाने की योजना बनाई जा रही है। 5 मई को रवांडा के विदेश मंत्री ने अमेरिका के साथ इस तरह की बातचीत की पुष्टि कर दी है। पिछले हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि वो ऐसे देशों की तलाश में हैं जो उनके यहाँ अवैध रूप से रह रहे लोगों को ले सकें। अमेरिका ने लीबिया में भी ऐसे लोगों को भेजने का प्लान बनाया था, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से ही अवैध शरणार्थियों के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। उनके चुनाव कैंपेन में भी ये मुद्दा सबसे ज्यादा हावी था। उन्होंने वादा किया था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो ऐसे लोगों को यूएस से बाहर भेजेंगे और अब ऐसा होता दिख भी रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने मेक्सिको बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई, दावा किया कि सबसे ज्यादा अवैध शरणार्थी वहीं से आते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि रवांडा अमेरिका के साथ इस तरह का समझौता क्यों करना चाहेगा। उसके कोई स्टेक्स भी नहीं थे इस गेम में। रवांडा अफ्रीका में है, शरणार्थी यूएस में है। रवांडा का फायदा क्या है? 3 बड़ी वजह हैं जो आपको समझनी चाहिए। नंबर 1, रवांडा आर्थिक रूप से एक कमजोर देश है। वहां की लगभग 25% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। ग्रामीण इलाकों में खाने पीने की कमी है, रोड्स नहीं है। अमेरिका का कहना है कि अगर रवांडा उनके अवैध शरणार्थियों को रखेगा तो भुगतान किया जाएगा। कितना पैसा मिलेगा रवांडा को, इसकी अभी कोई जानकारी पब्लिक नहीं, क्योंकि बातचीत अपने इनिशियल फेज में है अभी। पॉइंट नंबर 2, रवांडा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को एक जिम्मेदार देश के तौर पर एस्टैब्लिश करना चाहता है। इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होगी और भविष्य में और अधिक निवेश मिल सकता है। वो ऐसे समझौते से अमेरिका और पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाना चाहता है ताकि उसके डिप्लोमेटिक टाइज बेहतर हों। इस समझौते के पूरे होने के कितने चांसेस हैं आप जानना चाहते होंगे, बता दे रहे हैं। मार्च 2025 में अमेरिकी मीडिया में खबर चली कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक इराकी नागरिक को रवांडा निर्वासित कर दिया। उस समय कहा गया कि इसी मॉडल पर और भी लोगों को रवांडा भेजने की तैयारी है। जानकार कहते हैं कि आने वाले समय में समझौता आसानी से हो भी सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रवांडा इस तरह के समझौते पहले भी कर चुका है। 2 आपको एग्जाम्पल्स दे देते हैं। पहला, इजराइल और रवांडा के बीच 2010 के दशक में इसी तरह का समझौता हुआ था। इजराइल ने अपने यहाँ रह रहे अफ्रीकी शरणार्थियों, विशेष रूप से इरिट्रिया और सूडान से आए प्रवासियों को रवांडा भेज दिया था। उस समय इजराइल हर एक शरणार्थी के बदले रवांडा को लगभग 4.5 लाख रुपए दे रहा था। हालांकि ये समझौता ज़्यादा दिन चला नहीं। 2018 में इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा बीबीसी ने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि इजराइल द्वारा रवांडा भेजे गए कई शरणार्थी अब यूरोप के कुछ देशों में रह रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ब्रिटेन का है। अप्रैल 2024 में ब्रिटेन ने इसी तरह का समझौता रवांडा के साथ करने की कोशिश की थी। अप्रैल महीने में ब्रिटेन ने अपनी संसद से रवांडा डिपोर्टेशन बिल पास करवा दिया। उस समय वहां ऋषि सुनक की सरकार थी।
उस समझौते के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार रवांडा को अवैध शरणार्थियों के बदले 3000 करोड़ रुपए देने वाली थी, लेकिन ब्रिटेन के कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई। साथ ही इस फैसले के कुछ ही महीने बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आ गई, जिसने पूरी तरह से इस फैसले को रद्द ही कर दिया। अब आप पूछेंगे कि क्या अमेरिका में इस स्कीम को कानूनी चुनौती नहीं मिलेगी? जानकार इसकी कमी संभावना बताते हैं, वो इसलिए क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत संसद के दोनों सदनों में है, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में। इस बहुमत के साथ ट्रंप अदालत में अपनी पसंद के जज नियुक्त कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, और ऐसा करने के आरोप उन पर लगते रहे। इसलिए जानकार इसके संभावना बहुत कम बताते हैं, लेकिन ये बात बहुत बात की है। अभी तो अमेरिका और रवांडा ने इस पर बात शुरू ही की है। इस पर जो भी अपडेट होगा वो खबरगांव आपको जरूर से देगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब एक बोनस अपडेट। बांग्लादेश से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की चेयरपर्सन खालिदा जिया लंदन में 4 महीने इलाज करवाने के बाद देश लौट आई हैं। 2018 में शेख हसीना की सरकार में उन्हें जेल हुई थी, करप्शन के इल्जाम थे। शेख हसीना ने उनके विदेश जाने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, और फिर पिछले साल अगस्त के महीने में शेख हसीना की ही सरकार चली गई। अब वो विदेश में है। जब ये हुआ, इसके बाद खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो अपना इलाज करवाने लंदन चली गई। जानकार कहते हैं कि उनके लौटने से BNP मजबूत होगी और आगामी चुनाव की तैयारियां कर सकेंगी। 79 साल की खालिदा जिया लिवर सिरोसिस, किडनी और दिल की समस्याओं से जूझ रही हैं। बांग्लादेश के साथ ही एक और अपडेट यमन से। इजरायल ने यमन में बमबारी शुरू कर दी है। 5 मई को इजरायली सेना ने यमन के हुदैदा बंदरगाह पर बमबारी की थी। क्यों की थी, हमने आपको बीते रोज के राजदूत में बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। साथ ही एक सीमेंट फैक्ट्री को भी इजरायल ने निशाना बनाया। इस हमले में 21 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायल दावा कर रहा है कि हमले वाली जगह का इस्तेमाल हूती लड़ाकों को ट्रेनिंग देने में किया जाता था। 4 मई को हूतियों ने इजरायल पर मिसाइल से हमला किया था, जिसके बाद इजरायल ने यमन में फिर से बमबारी शुरू की है। इस पर हम राजदूत में बात कर चुके हैं। देखना चाहते हैं उस एपिसोड को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ साजिद का लिखा और इरशाद का रिकॉर्ड किया राजदूत कंक्लूड होता है। आप देखते रहिए खबरगांव।